गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक। तो बच्चों, होपफुली तुम लोग ढंग से पढ़ाई कर रहे हो और ढंग से अपने नोट्स तैयार कर रहे हो। नोट्स तैयार करने के साथ साथ आप लोगों को रिवीजन भी करना है उन नोट्स का। तो थोड़ा सा यूज़फुल होगा वो। अदरवाइज़ ये चीज़ें बहुत हार्ड पड़ जाएगी आप लोगों को। ठीक है। इन चीज़ों को लाइटली मत लेना। इन चीज़ों को थोड़ा सा सीरियस मोड में पढ़ना। ठीक है बच्चों। और रिवीजन करते रहना। आज हम म्यूचुअल इंडक्शन के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। वैसे लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन शुरू कर दिया था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना बच्चों। हम्म। हम्म। तो सुनो, राइटिंग कहाँ से आ रही है? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी लाइटिंग तो आनी चाहिए कभी कभार। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि थोड़ा सा म्यूचुअल इंडक्शंस के बारे में हम और आज चर्चा करेंगे, थोड़ी सी आज हम और बातें करेंगे, इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे ताकि म्यूचुअल इंडक्टेंस तुमको सीधा समझ में आ जाए। ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए तैयार रहें, क्योंकि हमारा अगला टास्क क्वेश्चंस ही है और कुछ नहीं है। लिखो अ लॉन्ग सर्कुलर, सॉरी अ लार्ज सर्कुलर क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि एक तो शायद मैंने कराया था लास्ट टाइम। अ लार्ज सर्कुलर कॉइल a large circular coil of capital N turns of N turns and radius r carries a time varying current, carries a time varying current. I is equal to I node sin omega t. A small circular coil of n turns, a small circular coil, a small circular coil of n turns and radius r and radius r, जहाँ पे इसने दे रखा है कि r जो है ना वो कैपिटल R से छोटा है, is placed at the center, is placed at the center of large coil of large coil such that the coils are such that
The coils are concentric. कंसंट्रिक का मतलब होता है जिनका मूल बिंदु ओरिजिन एक ही होता है, एंड कोप्लेनर, और एक ही प्लेन में वो है, एंड को प्लेनर। सवाल बड़ा लंबा है बट सॉल्यूशन आसान ही है इसका। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉल कोइल, द induced EMF the induced EMF in the स्मॉल कोइल। बच्चों देखो बड़ा आसान सवाल है, चार ऑप्शन भी दिए हुए हैं इस सवाल में, एमसीक्यू टाइप के सवाल है। ऑप्शन ए है इसमें, लैग्स द करंट, मतलब पीछे छोड़ देती है। लैग मतलब होता है पीछे छोड़ना। लैग्स द करंट in the large coil by π/4, मतलब कि बड़ी वाली कोयल से π/2 पीछे चलती है करंट, है ना। और दूसरा है लैग्स द करंट इन द लार्ज कोयल बाय पाई, लैग्स द करंट इन द लार्ज कोयल बाय, मतलब बड़ी वाली कोयल से पाई पीछे चलती है, उसका फेज जो है ना वो पाई पीछे होता है। तीसरा है इज इन फेज, मतलब दोनों सेम फेज में होती है ना। इज इन फेज, सेम फेज में काम करती है, इज इन फेज in the current with the large coil, in the current with the large coil, मतलब सेम फेज में करंट काम कर जाती है। और ये है लैक्स द करंट इन द लार्ज कोइल बाय π/4, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना होता है, π/4। तो लैक्स द करंट इन द लार्ज कोइल बाय π/4। तो बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कोई कठिन नहीं है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट से और ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को इजीली सोल्व किया जा सकता है ना। इतना कोई खास इश्यू इसमें आएगा नहीं आप लोगों को, बस ये है थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे होगा ये सवाल। बाकी ऐसा कुछ खास लफड़ा इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने वाला है, ठीक है ना। चलें शुरू करें इसका सॉल्यूशन। देखो इसमें ना दो कोयल दे रखी है, एक तो जो कोयल है वो है बड़ी वाली कोयल, लार्ज कोयल, जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं ना। तो मैं एक डायग्राम क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक बड़ी वाली कोयल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक छोटी कोयल भी क्रिएट कर देते हैं हम लोग, इसकी रेडियस उसने स्मॉल आर दे रखी है, और इसमें स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखी है उसने।
कंसंट्रिक के देख लो, एक के अंदर एक है। तो अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है मान लें, ठीक है, जो कि उसे दे रखी है, और आई की वैल्यू उसे दे रखी है ना, आई का जो वैल्यू उसे दे रखा है वो कितना दे रखा है, आई नोड साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो जो हमारा फाई वन है वो बेसिकली हो जाएगा एन बी टू, मतलब पहली वाली कोयल में जो इंडक्शन होगा फ्लक्स का वो दूसरी वाली कोयल के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, और एरिया तो पहली वाली कोयल का आएगा, इसे आएगा, ठीक है। पहली वाली मतलब अंदर वाली कोयल की बात कर रहा हूँ मैं। तो बाहर वाली कोयल का मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, तो बाहर वाली कोयल में अगर करंट आई फ्लो हो रही है, बाहर वाली कोयल में अगर करंट आई फ्लो हो रही है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू नोड, और जितने उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, अच्छा ये सॉरी बाहर वाली है क्योंकि कैपिटल एन तो बाहर वाला है ना, तो अंदर वाला तो B2 हो जाएगा, अंदर वाले का मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा B2, और ये बाहर वाले का ही हो जाएगा। तो बाहर वाले का वो एरिया काम आएगा जितने में करंट फ्लो हो रही है अंदर वाले की। तो मान लो अंदर वाले में मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आई करंट फ्लो हो रही है, सो म्यू नोड अंदर वाले में स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। एक मैं लिख दूँ वरना कंफ्यूज जाएगा तुमको, दोबारा करता हूँ इस सवाल को, थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा इसमें। सवाल पढ़ते हैं दोबारा, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है उसको देखो वापस से एक बार। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉल कोइल, अच्छा तो ये स्मॉल कोइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछना चाह रहा है ना, तो लिखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द स्मॉल कोइल, induced EMF in the small coil is equal to d phi upon dt. This is the flux in the small coil. This is the flux in the small coil. तो स्मॉल कोइल का फ्लक्स कितना है, फाई है। तो स्मॉल कोइल का फ्लक्स अगर स्मॉल फाई है तो स्मॉल कोइल में नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल कोइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आउटसाइडर वाली कोइल का आएगा, बाहर वाली कोइल का, और जो एरिया आएगा यहाँ पे वो अंदर वाली कोइल का आएगा, स्मॉल वाली कोइल का, ठीक है। अब ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बाहर वाली कोइल का, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, तो म्यू नोड एन जो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो करंट उसमें फ्लो रही है वो अपॉन 2r, बिकॉज आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है किसी भी कोइल की वजह से उसके सेंटर पे, और पाई आर स्क्वायर तो इसका अंदर वाली का एरिया हो ही जाएगा, सिंपल। इन सब बातों को ध्यान रखे, अगर हम लोग इसकी वैल्यू ऊपर पुट कर दें, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दें, और आई का वैल्यू भी पुट कर दें, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें और आई का वैल्यू पुट कर दें, तो ईएमएफ कितना आ जाएगा, माइनस म्यू नॉट तो कांस्टेंट है ही सही, एन कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, और इन सब के अलावा हमारे पास जो है पाई आर स्क्वायर है ही सही, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r है ही सही, साथ में डी अपॉन डी टी, और करंट आई के रेस्पेक्ट में चेंज होगा साइन ओमेगा टी। थोड़ा सोल्व करो इसको तो ई हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएट कोस होता है और ओमेगा बाहर आ जाएगा, सो माइनस म्यू नॉट ओमेगा एन एन पाई आर स्क्वायर अपॉन 2r आई नोट कोस ओमेगा टी। अब एक बार बताओ, यहाँ कोस है वहाँ साइन है और माइनस भी तो है, तो माइनस को अगर अंदर ले लें तो म्यू नोट ओमेगा एन एन, ये तो एम्पलीट्यूड पार्ट हो गया, दिस इज नॉट अ फेज पार्ट, दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट, तो इसको अलग दिखा लो। और हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ साइन
माइनस पाई बाई टू प्लस ओमेगा टी, क्योंकि माइनस अगर बाहर ले लेंगे तो उस अकॉर्डिंग हो जाएगा, तो वो ये हो जाएगा हमारे पास। इसको हम जब लिखेंगे ना तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज माइनस कोस ओमेगा टी। को साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली बात है, कोस थीटा होता है। और माइनस में लेके चलेंगे तो माइनस में तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि माइनस में चल रहा है ना, इसीलिए। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी क्या होगा? ऑप्शन पाई बाई टू वाला कौन सा? ऑप्शन ए होगा। तो हम लिख देंगे ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है वो पाई बाई टू से चलेगा पीछे। तो यहाँ लिख दो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो उसमें लिखा हुआ है ना वही निकाला कि वो पाई बाई टू से पीछे चल रहा है। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। इसमें लिखो कंसिडर टू सिंगल टर्म को प्लेनर कंसंट्रिक, मतलब एक ही प्लेन में। को प्लेनर concentric coils with radii R1 and R2। और ये भी दे रखा है आपको साथ में कि जो R1 है वो R2 से काफी बड़ा है। The mutual inductance between the two coils, the mutual inductance between coils is proportional to is ये भी ऑप्शन वाइज दे रखा है आपको। ऑप्शन ए दे रखा है आपको इसमें R1 अपॉन R2। ऑप्शन बी दे रखा है R2 अपॉन R1। ऑप्शन सी दे रखा है R2 स्क्वायर अपॉन R1। और ऑप्शन डी दे रखा है R1 स्क्वायर अपॉन R2। सोचो क्या होगा इसमें, जस्ट थिंक अबाउट इट, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है हमारे पास में कि एक बड़ी कोइल है जिसका रेडियस R2 है, एक छोटी कोइल है जिसका रेडियस सॉरी ये तो R1 है बड़ा वाला, तो क्योंकि R1 ग्रेटर देन R2 है ना, और ये छोटा वाला है इसको R2 बोला हुआ है। तो अगर मैं इंडक्शन की प्रोसेस निकालूं तो जो phi2 होगा मेरे पास सेकेंड कोइल के अंदर, उसमें जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, मान लो n2 नंबर ऑफ टर्न्स, तो पहले वाले का मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, दूसरे वाले का एरिया काम करेगा। तो B1 ये मान लेता हूँ मैं इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो B1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू नॉट पहले वाली नंबर ऑफ टर्न्स और जो करंट फ्लो हो रहा है वो अपॉन जो उसका रेडियस है बड़ी वाली का R1। तो phi2 जो निकलेगा हमारे पास वो निकलेगा म्यू नॉट
n1 n2 I अपॉन 2r1 हमेशा की तरह और पाई r2 स्क्वायर जो उसका एरिया है। अब क्वेश्चन में ना सिंगल टर्न्स दे रखे हैं, उसने बोला ना सिंगल टर्न्स मतलब नंबर ऑफ टर्न्स सिंगल है। सिंगल का मतलब n1 और n2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग जो हमारा फाई 2 होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई पाई r2 स्क्वायर अपॉन 2r1। यहाँ से हम ये जानते हैं कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंडक्शन की प्रोसेस है उसमें फाई बराबर एम आई होता है। कंपेयर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट पाई r2 स्क्वायर अपॉन r1। तो ये म्यू नॉट पाई तो कांस्टेंट है, तो m इज सिंपली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा r2 स्क्वायर अपॉन r1। ऑप्शन सी। सवाल बड़े बड़े आसान होता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है और अपने आप चीज़ें सॉल्व हो जाती है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी तो ऐसा कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें सॉल्व ना हो। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन infinitely long straight cylindrical conductor an infinitely long cylindrical conductor and a rectangular frame and a rectangular frame made of conducting wire made of conducting wire are kept in such that are kept in such that the long sides of the frame the long side of the frame are parallel to the street conductor are parallel to the street conductor. The distance between the distance between the conductor and the two long side and the two long side of the frame are
of the frame are L1 L2। अच्छा, और ये भी दे रखा है कि L2 जो है वो बड़ा है L1 से। if the length of the frame if the length of the frame is h, the mutual inductance between the mutual inductance between the conductors and the frame is conductor and the समझो आप जो इसने सवाल दे रखा है ना, उस सवाल को मैं डायग्राम की फॉर्म में दिखाता हूँ। उसने बोला है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर है। अब जब लॉन्ग स्ट्रेट सिलेंडर है तो बच्चों इसकी विड्थ तो कुछ दिखेगी नहीं आपको, क्योंकि एक तार जैसा दिखेगा, वायर जैसा आपको नजर आएगा। इसमें मान लो आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग सिलेंडर है। और साथ में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका जो लॉन्ग साइड है, मतलब चौड़ा वाला हिस्सा है ना, वो कंडक्टर की तरफ रखा हुआ है। मतलब रेक्टेंगुलर में एक सकड़ा हिस्सा होता है और एक चौड़ा हिस्सा होता है। ये सकड़ा हिस्सा मान लो ये वाला है और चौड़ा हिस्सा ये वाला है। और चौड़ा हिस्सा कहाँ रखा हुआ है? वायर की तरफ रखा हुआ है, इस तरीके से। फिर इसने बोला है कि दोनों जो लॉन्ग साइड है, मतलब एक तो ये लॉन्ग साइड है, उसकी डिस्टेंस L1 है क्रमशः यहाँ से लेके यहाँ तक की, और दूसरी लॉन्ग साइड ये वाली जिसकी डिस्टेंस L2 है। साथ में दे भी रखा उसने L2 बड़ा है L1 से, तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसके अलावा अब इसकी हाइट दे रखी उसने h। तो बच्चों हमारे पास वही बात है, कंप्लीट एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम स्लिट के रूप में तोड़ लेंगे। तो मान लेते हैं कि इसमें एक स्लिट निकाल ली हमने, क्योंकि कॉन्टिन्यूस करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे dx विरुद्ध का एक स्लिट, जो कि ओरिजिन से मतलब कि इस वायर से x डिस्टेंस पर है। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बात है बाहर की ओर होगा, बिकॉज करंट ऐसी है वायर में, और इधर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमको, तो राइट हैंड थंब रूल से अंदर की तरफ जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं ऐसा मानता हूँ दो हमारे पास सिस्टम बने हुए हैं। सिस्टम नंबर एक जो है ये तो है सिलेंड्रिकल वायर, सिस्टम नंबर दो जो है वो है रेक्टेंगुलर शीट। बच्चों ध्यान देना, जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करूंगा, किसमें, सिस्टम नंबर दो में, सिस्टम नंबर दो में अगर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे, रेक्टेंगुलर शीट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा वो सिस्टम नंबर वन का काम करेगा, मतलब वायर का काम करेगा, और सिस्टम नंबर टू का एरिया काम आएगा। सिस्टम नंबर वन मतलब वायर, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अगर आई करंट उसमें फ्लो हो रही है तो वायर की वजह से एक्स डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 2πx होता है। अगर वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है ना, ये अब पता है, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, या फिर जिस डिस्टेंस पे निकालना है। बाकी जो एरिया है जिस पे आपको काम करना है सिस्टम नंबर टू का, वो है h मल्टीप्लाई विद द dx, क्योंकि dx उसकी विड्थ है, h उसकी हाइट है। तो सिस्टम नंबर टू पर जो फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx मल्टीप्लाई विद द h dx, ठीक है। फिर इसको dx को पूरा वेरी करके हम फाई निकाल सकते हैं कंप्लीट। तो dx को पूरा वेरी करवा के आप निकाल सकते हो फाई म्यू नॉट आई h अपॉन 2π, dx वेरी करेगा आपका L1 से लेके L2 तक,
क्योंकि L1 से वो शुरू हो रहा है L2 तक जा रहा है, तो dx अपॉन x। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो म्यू नॉट log a माइनस बी बराबर log a अपॉन बी होता है, तो log x हो जाएगा, फिर log a माइनस log b बराबर log a अपॉन b लग जाएगा। बाकी जो हम जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, वो होता है phi इज इक्वल टू एम आई। तो जब कंपेयर कर लोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना निकल जाएगा, म्यू नॉट एच अपॉन 2 पाई समझ में की बात। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब एक अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5। ठीक है, ये तो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, and probably this is the last question for today's session. Consider three identical consider three identical infinite straight wire A B C arranged in parallel arranged in parallel as shown। देख लो, ये डायग्राम बनाते हैं आपके सामने। एक इनफाइनाइट वायर ये वाला है, एक इनफाइनाइट वायर ये वाला है, और एक इनफाइनाइट वायर ये वाला है। वायर नंबर ए, वायर नंबर बी और वायर नंबर सी। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो आई है पर उल्टी डायरेक्शन में हो रही है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो भी आई है। इनके बीच का डिस्टेंस डी है, ठीक है, और इसको थोड़ा डिस्प्लेस्ड कर दिया, ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेस्ड कर दिया ना। द वायर्स कैरीज करंट आई। सवाल ये है, द wires carries current I with direction as shown in figure, with directions as shown in figure, and have mass per unit length, and have mass per unit length
if the A and C are hold fixed, if A and C are hold fixed and the wire is displaced and the wire is displaced by a small distance x, by a small distance x from its position, from its position, then B will execute, मतलब जो बीच वाला वायर है वो आगे पीछे होता है. B will executed, बीच वाला वायर जो है वो आगे पीछे हो रहा है. हाँ, दो वायर तो फिक्स हैं ए और सी, पर उसके अलावा जो बीच वाला वायर है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द टाइम पीरियड. अब आपको ये निकालना है बस टाइम पीरियड क्या होगा. अब टाइम पीरियड निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी. फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की फॉर्म डिजाइन करनी पड़ेगी, तभी जाके सब कुछ निकलता है, तभी जाके सब कुछ निकलेगा. ठीक है ना. तो इसी बात का ध्यान रखते हुए अब हम इसकी मोशन बताते हैं. और हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोशन बनाने के लिए हमें फोर्स इक्वेशन बनानी पड़ेगी. और फोर्स इक्वेशन बनाने के लिए हमें इनके बीच में लगने वाले फोर्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा कि आखिर इन वायर्स के बीच में किस तरह के फोर्स वर्क करते हैं. चलो करते हैं काम. देखो ये पहला वायर है, ये दूसरा वायर है, और ये तीसरा वायर है. इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है एज पर द क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट ए वायर, दिस इज द सेकेंड सी वायर. ये स्टेबल है. ये बी घूम रहा है. इस बी में करंट नीचे की ओर है और इस सी में करंट ऊपर की ओर है. तो नीचे अगर करंट है तो इस तरफ जाएगा तो फील्ड अंदर की ओर लगेगा इस पूरे रीजन में, और इधर जाओगे तो बाहर लगेगा राइट हैंड थंब रूल से. तो अगर ये एक्स वेरी कर रहा है मान लो, तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स अगर निकालें तो ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, तो फोर्स इधर लगता है. आपको फोर्स निकालना सिखा रखा है तो इस वायर पे इधर लगता है फोर्स. तो ये पहला वाला फोर्स इधर लगेगा पहले वाले की वजह से, और जस्ट उल्टा इधर है तो दूसरे वाले का फोर्स इधर लगेगा दूसरे वाले की वजह से. फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, तो इधर फोर्स लगना है. ठीक है ना. दोनों के बीच डिस्टेंस डी डी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो हमारे पास जो फील्ड आएगा, कहने का मतलब ये है जो पहले वाले वायर की वजह से, इसकी वजह से ए नंबर के वायर की वजह से बी नंबर के वायर के ऊपर जो फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नोड, क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है. तो म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई डी डिस्टेंस पर वो है, और वो हमने आगे की तरफ मोशन कर रखी, तो यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस आ गई. तो वायर पर कितना फोर्स जाएगा डी प्लस एक्स. और ऐसे ही दूसरे वायर मतलब सी की वजह से बी पर जो फोर्स आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
माइनस एक्स। तो ये क्रॉस है और ये डॉट है, ठीक है। तो हम जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो एक बात बताओ, इन दोनों में से कौन सा फील्ड ज़्यादा है? ये ज़्यादा है ना, क्योंकि नीचे वाला डिस्टेंस कम है, तो ये ज़्यादा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आई बी एल इसका फॉर्मूला होता है, आई बी एल इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आई बी एल अगर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, फोर्स का हम जानते हैं आई बी एल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर फोर्स का फॉर्मूला आई बी एल हो गया मान लो, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2। तो आई बी एल की वजह से आई कांस्टेंट है, एल और बी, 1 माइनस आई एल बी टू। तो m मल्टीप्लाई विद द a, तो a मतलब जो उसका एक्सीलरेशन है, a मतलब डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। तो आई एल तो कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई 1 प्लस 1 अपॉन डी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स। इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल, ठीक है। अब ये चीज आपको समझ में आती है ना कि जो d है वो बहुत बड़ा है x के कंपेयर, हमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वी कैन नेग्लेक्ट x एज कंपेयर टू d, है ना। वी कैन नेग्लेक्ट दिस एक्स स्क्वायर एज कंपेयर, इसको मत करना नेग्लेक्ट, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में है, ये प्लस में है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं कंपेरिजन के थ्रू। तो जैसे ये करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी m ऑफ डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस म्यू नॉट आई स्क्वायर एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। टू से टू से कट जाएगा, टू से टू कट जाएगा। बच्चों मैंने आपसे कहा था कि इसको सिंपल आपने मोशन की फॉर्म में आपको देना है, तो आपने दे दिया। एक्चुअली क्या है कि हम जानते हैं, सॉरी एम का डिवाइड भी करना बाकी था एक्चुअली, एम को भी डिवाइड कर ही दो ना, एम का डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एम। तो बच्चों हम ये बात जानते थे कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन होती है वो होती है इस तरीके से, ये आइडियल फॉर्म है। तो इन दोनों को कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो ओमेगा की फ्रिक्वेंसी आपकी आएगी, वो आएगी रूट ऑफ तो यहाँ से इजीली आप निकाल सकते हो ना। अब आपका ओमेगा तो आ गया, बस अगर ओमेगा आ जाए तो फिर टी निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा। बस ओमेगा की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, आपका टी आ जाएगा। म्यू नॉट ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे कल वाले लेक्चर में। बस आप थोड़ा सा ये करना कि इन चीज़ों को रिवाइज करते रहना, तो काम बन जाएगा। बाय बाय।